जय हिंद साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्टडी और हेल्थ पे काफ़ी फोकस कर पा रहे होंगे। आज हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक आज के समय में एक स्पेशल केस बन चुका है। हमारा टॉपिक है मॉब लिंचिंग। अब आइए समझते हैं कि मॉब लिंचिंग होता क्या है। मॉब लिंचिंग का मतलब होता है भीड़ हिंसा। जब किसी भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाए या उसे चोट पहुंचाया जाए, उसे हम मॉब लिंचिंग कहते हैं। मॉब लिंचिंग जैसे शब्द ये चार्ल्स लिंक नामक व्यक्ति ने दी थी। ये अमेरिका से जुड़े हुए व्यक्ति थे और इन्होंने 18वीं सदी के मध्य में ये टर्म्स दिए थे। इन्होंने एक टर्म दिया था एक्स्ट्रा जुडिशियल अथॉरिटी। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब कोई समूह या फिर कोई जाति विशेष का व्यक्ति सरकार या न्यायपालिका को दरकिनार करते हुए, शासन पर भरोसा ना करते हुए खुद इस तरह की चीज़ें अपने हाथ में ले ले, तो इसे हम एक्स्ट्रा जुडिशियल अथॉरिटी कहते हैं। अब संवैधानिक या कानूनी इस पे प्रावधान क्या है? संविधान में मॉब लिंचिंग जैसे कोई भी प्रावधान नहीं है और इसको संविधान में कोई क्राइम जैसा कोई चीज़ें नहीं माना गया है। लेकिन 2019 के बाद से बहुत सारी चेंजेज इसमें आनी शुरू हो चुकी है। जैसे आपने मणिपुर की घटना देखा होगा कि किस प्रकार एक महिला को बिना वस्त्र के पूरे मणिपुर में उसको घुमाया जाता है और अभद्र तरह की हरकतें की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये मॉब लिंचिंग ही है। मैं इस टॉपिक को इसलिए पॉइंट आउट किया हूँ क्योंकि हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि इटावा के विलेज दादरपुर में दो व्यक्ति संत यादव और मुकुटमणि यादव, ये दो व्यक्ति कथावाचक हैं और इनको दादरपुर गांव में, इटावा के दादरपुर गांव में कथा करने के लिए बुलाया जाता है। और कथा होने के बाद से जब इन दोनों व्यक्तियों को भोजन पर बुलाया जाता है तो भोजन करते समय को ब्राह्मण समुदाय द्वारा इनसे इनकी जाति पूछी जाती है। और जब ये बताते हैं कि मैं यादव जाति से बिलोंग करता हूँ, पिछड़ी जाति से बिलोंग करता हूँ, तो ब्राह्मण समुदाय द्वारा इन पर नाराजगी जताते हुए इनके साथ मारपीट की जाती है। और देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो जाती है और इनके सामान छीन ले जाते हैं। जिस महिला के घर ये कथा करने के लिए गए थे, उस महिला के यूरिन से इनके बाल मुड़वाए जाते हैं, उस महिला के पैर चटवाए जाते हैं और फिर इनको रात भर पीटा जाता है उस भीड़ के द्वारा। और उसके बाद से ये सुबह बेहोशी हालत में पाए जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये समाज और संविधान पर सवाल खड़ा कर देती है कि क्या हमारा यही संवैधानिक देश है, क्या हमारा यही लोकतांत्रिक देश है कि जहां पर आज भी इस तरह के रूढ़िवादी विचारधारा के लोग आज भी हैं। ये घटना किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, ये घटना पूरे हिंदू समाज के लिए है। पूरे हिंदू समाज को ये घटना शर्मसार कर दिया है। ये घटना ये फोकस करती है कि केवल ब्राह्मण जाति के लोग ही मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। चाहे आप कितना ही वेदों का ज्ञान ले लें, चाहे आप कितना ही मंत्रों का ज्ञान रखें, लेकिन अगर यदि आप ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते, आप कथा नहीं कर सकते। जैसे इतिहास में आप देखा जाए तो वर्ना सिस्टम हुआ करता था। वर्ना सिस्टम का मतलब होता था कि जो समाज था वो 4 हिस्सों में बटा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कार्य होता था, मौखिक कार्य होता था, ये मंत्रों का उच्चारण करते थे, पूजा पाठ आदि करते थे। क्षत्रिय का कार्य होता था कि बाहरी आक्रमण से बचाव करना। वैश्य का कार्य होता था व्यापार आदि करना और शूद्र का कार्य होता था मल आदि साफ करना।
लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि कोई ब्राह्मण आज के समय में व्यापार कर सकता है, जो कि ये व्यापार वैश्य का कार्य है, तो क्यों एक वैश्य मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता? सवाल ये उठता है। अब कहीं न कहीं ये जो मॉब लिंचिंग जैसा जो ये ब्राह्मण समुदाय द्वारा जो घटना घटित की गई है, ये पूरे हिंदू समाज को एक आईना दिखा दिया है। ये पुरानी मानसिकता को दर्शाता है कि कैसे प्राचीन समय में इस तरह की हरकतें की जाती थी। आज हमारा संवैधानिक देश है, तो आज ये स्थिति है। तो आप सोच सकते हैं कि जब हमारा देश संवैधानिक रूप से नहीं था तो क्या हालत रही होगी। अब चूंकि यादव समाज के लीडर्स भी हैं, अब बीजेपी पर इस तरह की दबाव डाल रहे हैं कि इस घटना को देखा जाए। अखिलेश द्वारा इन दोनों व्यक्तियों को बुलाया जाता है और इनसे मंत्रों का उच्चारण करवाया जाता है। इनको चेक किया जाता है कि क्या ये कहीं अपना नाम छुपा करके इस तरह के गतिविधि तो नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों व्यक्ति द्वारा अखिलेश यादव के सामने मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कथा करते हैं। तो इस बात से तो ये क्लियर हो जाता है कि ये दोनों व्यक्ति कोई फ्रॉड नहीं किए हुए हैं, लेकिन बस इनको जाति विशेष को देख करके टारगेट किया गया और इनके साथ ये मॉब लिंचिंग जैसे गतिविधियां की गई। अब इससे बचा कैसे जाए, इसका निवारण क्या है? तो इसका निवारण यह है कि जन जागरूकता, समाज को सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। दूसरा, अफवाहों को रोका जाए। जैसे आप देख सकते हैं कि गांव में कोई अफवाह फैला देता है कि चोर आ गया या फिर कोई बच्चा चोरी कर रहा है, तो इस केस में क्या होता है कि बेगुनाह लोगों को भी पकड़ करके कुछ लोगों द्वारा मारपीट कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं अफवाहों से हमें बचना होगा। और तीसरा, संविधान के मौलिक अधिकारों का मान रखा जाए। भारतीय के संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक ये हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, जिसमें अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार की बात होती है। आर्टिकल 21 में मानव प्राण हित की बात होती है, जीवन जीने का अधिकार है। तो हमें इन सारी चीज़ों का मान रखना होगा, तभी जाकर के हम इस मॉब लिंचिंग जैसे घटना से वंचित रह पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अपना कमेंट कमेंट में इस तरह की घटनाओं पर ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।